तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51st नंबर क्वेश्चन के साथ। एक्चुअली एक पैसेज दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि कौन से अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। क्या ये टाउन एरिया कमेटी है या फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी है या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल है या फिर ये कंटेनमेंट बोर्ड है। तो ये है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये क्रिएट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ए फास्ट डेवलपिंग टाउन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं। और टाउन जिसमें कि यहाँ पे आप देखो कि अभी तक इसमें सारे जो नेसेसरी कंडीशंस है उसको फुलफ़िल नहीं किया गया है संविधान के लिए, जो भी यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए रखा गया है। साथ ही आप देखो ये जो काम करते हैं ये स्टेट म्यूनिसिपैलिटी जो एक्ट है उसी के तहत काम करते हैं और कुछ सर्टेन प्रोविज़न है इस कानून की जो कि यहाँ पे अप्लाई होती है। साथ ही आप देखो कि ये इंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी होते हैं और सारे मेंबर्स जो है जिसमें कि चेयरमैन है भी होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये नॉमिनेट होकर आते हैं। तो अब आपको बताना है कि किस टाइप के यहाँ पे बॉडी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो द करेक्ट आंसर, मेरे आंसर देने से पहले आई होप कि आप लोग अपने आंसर देख लेते होगे, टिक मार्क कर लेते होगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो ये है नोटिफाइड एरिया कमेटी। देखिए नोटिफाइड एरिया कमेटी ही होते हैं। यहाँ पे आप देखो 2 तरीके के एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ये मेनली बनाया जाता है। एक जो फास्ट यहाँ पे आपका डेवलप हो रहा है टाउन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे हो रहे हैं, और दूसरी वैसे भी टाउन होते हैं जहाँ पे बेसिक नेसेसरी चीज़ें भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो ये 2 तरीके के टाउन को डेवलप करने के लिए जो यहाँ पे आपकी कमेटी बनाई जाती है उसे हम लोग नोटिफाइड एरिया कमेटी कहते हैं। फाइन, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें सबसे प्रमुख बात ये है कि इसके सारे मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन ये सब नॉमिनेटेड होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होकर आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 52nd में। यहाँ पे आपको बताना है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट का है। तो करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे ऑर्डिनेंस बना सकते हैं अगर एक भी हाउस सेशन में हो तो। सेकेंड है कि यहाँ पे जो डिसीजन है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस इशू करने का वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। थर्ड है कि ऑर्डिनेंस पावर जो प्रेसिडेंट का है उसको हम लोग संविधान के थ्रू अमेंड नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर क्या है, जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो आर्टिकल 1, 2, 3 में देखने को मिलेगा। और वही चीज़ें अगर आप लोग की गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखने को मिलेगी तो वो आर्टिकल 2, 1, 3 में देखने को मिलेगा। ऑर्डिनेंस कहने का मतलब है कि जब दोनों हाउसेज इवन जो लोकसभा राज्यसभा है तो उसमें से एक हाउसेज भी अगर सेशन में होता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो कुछ अगर ज़रूरी कानून लेकर आने हैं तो वो अपनी तरफ से ये ऑर्डिनेंस ला सकते हैं कानून। लेकिन 6 महीने में इसको फिर दोनों हाउसेज से पास कराना होता है, जैसे जनरल जो बिल होते हैं उसी तरीके से इसको भी पास कराना होता है। बट हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर एक हाउस भी अगर सेशन में है तो इट इज़ ट्रू कि ऑर्डिनेंस पास हो सकता है, बना सकते हैं प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट जैसे ही करेक्ट है तो 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब या तो सेकंड करेक्ट है या तो थर्ड करेक्ट है। अब इसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेकंड की बात करें तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट में। तो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन होती है कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। क्या पता मतलब कि इस तरीके का तो होता नहीं है, बट इसलिए इसको रखा गया है कोर्ट में क्वेश्चन करने का कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ना अराइज हो जाए, कहीं कोई पार्शियलिटी ना हो जाए। इस तरीके की चीज़ों के लिए यहाँ पे एक बेटर बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे आपका जो है कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है। तो जैसे ही सेकंड गलत हो गया आपको पता होना चाहिए कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड इसको कहीं से भी हम लोग अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। इट कांट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑर्डिनेंस लाने का मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कोई भी कानून नहीं ला सकते। बस कुछ जैसे इमरजेंसी में हो गया या फिर कोविड के टाइम में आप देखो कि जब हाउसेस नहीं थे सेशन में तब यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा बहुत सारे ऑर्डिनेंस लाए गए थे। ऑर्डिनेंस मीन्स एक तरीके का कानून है लेकिन कानूनी रूप पे उसको नहीं लाया गया है, उसको बाईपास किया गया है, ठीक है। तो 6 महीने के लिए वो वैलिड होते हैं। 53 में आते हैं इंसेक्ट्स जो कि इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं बाय प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रोल। तो इंसेक्ट्स आप देखो कि डिस्पर्सल एजेंट्स भी होते हैं, फूड सोर्स भी होते हैं, पॉलिनेटर्स भी होते हैं, डिकम्पोजिशर्स भी होते हैं। तो क्या क्या यहाँ पे होते हैं ये कहा जा रहा है कि एक इंसेक्ट्स जो है वो इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें से क्या क्या रोल प्ले करते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो डिस्पर्सल एजेंट होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स है जो कि आप देखते हो कि फ्लावर्स की जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। वही पॉलिनेटर्स का भी ये काम करते हैं। फूड सोर्सेज तो होते ही है, बहुत सारी चीज़ें इनको बहुत लोग खाते भी हैं। और डिकम्पोजर्स भी है। येस इट इज़ ट्रू कि डिकम्पोज करने में भी इंसेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। 54 में आते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताना है। फर्स्ट है कि ये सिर्फ ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। एंड सेकंड है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया था 1930 में, लेकिन जब गांधी जी रिटर्न हुए तो ये एंड हुआ और आफ्टर द कॉन्फ्रेंस इन लंदन।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि सेकंड राउंड टेबल ही ऐसा टेबल था जिसमें कि टेबल नहीं, ये राउंड था, क्योंकि टोटल 3 राउंड हुए थे। तो फर्स्ट में तो मना कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा कि वो अटेंड नहीं करेंगे, बट सेकंड यहाँ पे सही है कि गांधी जी जाकर इसको अटेंड किए थे कुछ टर्म्स कंडीशन अपनाने के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए 1930 से ये चला। 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल था, 31 में सेकंड राउंड टेबल था, 32 में थर्ड राउंड टेबल था। तो 31 में ये आपका सेकंड राउंड टेबल था जिसको कि यहाँ पे आपका गांधी जी ने अटेंड किया था, ठीक है। और सेकंड राउंड टेबल कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था 1931 में। और थर्ड और जो लास्ट यहाँ पे राउंड टेबल था वो आपका 1932 दिसंबर में हुआ था। तो सेकंड राउंड टेबल में क्या बातें थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो कि गांधी जी को एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किए थे। तो यहाँ पे क्या था ना कि जो गांधी जी थे वो लंदन में सेकेंड राउंड टेबल को अटेंड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ 3 प्रिंसिपल, कि उनका कहना था कि फेडरेशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए और लोगों को रिजर्वेशन और सेफगार्ड प्रोवाइड करना है। तो ये 3 उनका प्रिंसिपल था, इन 3 को लेकर वो वहाँ गए थे। लेकिन फिर वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि गांधी जी रिटर्न हो गए क्योंकि इनकी बातों को नहीं माना गया। तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था, बट ये 1931 में किया गया था, क्योंकि 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल था, 1930 फर्स्ट में ये सेकंड राउंड टेबल था। तो इसलिए यहाँ पे ईयर गलत लिखा गया, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। देखिए इसी को कहते हैं वर्ड प्ले, जो कि यूपीएससी भी बहुत ज़्यादा खेलती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन को, ऑप्शन को 2 बार ज़रूर पढ़िए रिपीटेडली। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डिफरेंस बताना है आपको वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच में। फर्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका एम है कि पुअर कंट्रीज़ को डेवलप करना है। आईएमएफ की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे जो पेमेंट और रिसिप्ट की जो सिस्टम है उसको मेंटेन करना है नेशंस के बीच में। सेकंड अगर हम लोग आए तो आईएमएफ जो है वो आप देखो कि स्पेशली ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, और वर्ल्ड बैंक जो है ये जो ओवरऑल फाइनेंशियल नीड्स है किसी कंट्री की उसको एड्रेस किया जाता है। थर्ड अगर हम लोग देखें आईएमएफ जो है वो ओनली यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट को लेंड करते हैं, वहीं वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये इंडिविजुअल को भी लेंड करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, अगर बेसिक आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक क्यों काम करते हैं, किस लिए, उनका पर्पस क्या है काम करने का, और आईएमएफ का पर्पस क्या है काम करने का, फिर आपका यहाँ पे आंसर सही होगा। तो ऑप्शंस देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट। देखिए वर्ल्ड बैंक का एम ही यही होता है कि पुअर कंट्रीज़ को डेवलप करना है, ठीक है। और आईएमएफ का एम होता है कि यहाँ पे पैसे वगैरह जो पेमेंट और रिसिप्ट दिया जाता है ना, पेमेंट और जितना भी रिसिप्ट हो रहा है नेशंस के बीच में उसको ये मेंटेन करते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक आप देखो कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, हमारे इंडिया की भी और भी कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट होते हैं, जिसमें कि अगर कुछ सेक्शंस को डेवलप करना है, जैसे सोशल इश्यूज़ को लेकर है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, इनोवेशन को लेकर हो, या फिर पानी को लेकर हो, पॉल्यूशन को लेकर हो, तो अगर कोई डेवलपिंग कंट्री सक्षम नहीं है उसके लिए पैसा जुगाड़ने में, तो वर्ल्ड बैंक जो है 50% फंड यहाँ पे देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पुअर कंट्रीज़ को सोशल इश्यूज़ को डेवलप करने के लिए उनके लिए यहाँ पे फंड दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सेकंड में आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आईएमएफ जो है वो स्पेशली यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेंड करते हैं, वहीं वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें तो ये ओवरऑल देखते हैं फिनेंशियल नीड ऑफ ए कंट्री। देखिए यहाँ पे आपका उल्टा है, आईएमएफ जो है ना वो पैसे का लेन देन वो देखते हैं। तो यहाँ पे आईएमएफ के द्वारा जो है फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जो भी यहाँ पे नीडी कंट्री होते हैं। लेकिन ये उल्टा है कि आईएमएफ जो है ना वो यहाँ पे ओवरऑल फाइनेंशियल नीड देखते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्पेशली ये काम करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो सेकंड यहाँ पे आपका गलत हो गया, और जैसे ही सेकंड गलत हो गया आपका आंसर निकल कर आ गया। चाहे आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो या ना पढ़ो, इसके बारे में पता है या नहीं पता है, लेकिन हाँ ये चीज़ें आप लोग देख लो। और हाँ थर्ड स्टेटमेंट में मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि आईएमएफ जो है सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट को ये लेंड करते हैं, और वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिविजुअल को भी लेंड करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि कोई भी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, इंडिविजुअल को पैसे नहीं देते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से इंडिविजुअल को नहीं, ये कंट्री के बेसिस पे काम करते हैं। तो थर्ड तो ऐसे ही इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, तो 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, फाइन। तो यहाँ पे आप फंस सकते थे, अगर आपको इसकी बेसिक एम पता है, इनका फंक्शनल एरिया पता है तो फिर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट 56 में। 56 में आते हैं, यहाँ पे आपको बताना है टॉर्पर के बारे में, एक स्टेट ऑफ सर्वाइवल है एनिमल्स का। तो टू इंटर टॉर्पर एन एनिमल डिक्रीजेज इट्स मेटाबॉलिज्म, और इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी घट जाती है। सेकंड है कि ये ओनली ऑब्जर्व किया जाता है बर्ड्स में और मैमल्स में जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होते हैं। थर्ड है कि कुछ जो एनिमल्स है वो यहाँ पे टॉर्पर में डेली जाते हैं फ्यू आवर्स के लिए। तो ये टॉर्पर क्या है ये आपको बताना है, एंड फिर आपको यहाँ पे करेक्ट पता चलेगा। ऑप्शंस देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस है।
तो अगर हम लोग बात करें टॉर्पर का, तो ये एक स्टेट होता है जिसमें कि जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है ना जानवरों की, वो डिक्रीज़ होने लगती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आप देखो कि यूजुअली यहाँ पे इस समय में टॉर्पर के टाइम में जब उनकी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है तो जानवरों की जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट भी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, और जिससे अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा कि जो फूड अवेलेबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाता है सर्वाइवल पीरियड के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ें सही कही गई है कि मेटाबॉलिज्म और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे जो ओनली लिखा गया है कि ये बर्ड्स में और मैमल्स में होते हैं, वो भी सिर्फ स्पेशली फॉर नर्दर्न हेमिस्फेयर, तो यहाँ पे आप देखो कि ये तो सही है कि बर्ड्स और मैमल में होते ही है नर्दर्न हेमिस्फेयर में, लेकिन विंटर्स आर मोर प्रोनाउंस्ड। और हम लोग जानते हैं कि टॉर्पर जो है वो पूरे स्मॉल ऑस्ट्रेलियन मैमल्स में होते हैं। इस तरीके का जो एक्टिविटी होता है वो छोटे छोटे जो मैमल्स है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, उसमें ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है। तो फिर तो ये नर्दर्न हेमिस्फेयर रहा नहीं, तो आपको ज़्यादातर जो यहाँ पे ये एक्टिविटी देखने को मिलता है जानवरों में वो नर्दर्न हेमिस्फेयर में होते हैं। बट हाँ, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि अधिक छोटे स्तर पर अगर हम लोग देखें तो हाँ ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कुछ जो एनिमल्स है वो यहाँ पे टॉर्पर में डेली जाते हैं फॉर फ्यू आवर्स, तो कुछ कुछ घंटे के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है। ऐसा स्टेट आता है जब उनकी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो जाती है, तो हाँ ये सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 57, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी, इनमें से कौन सा फॉलोइंग 5 ईयर प्लान है जो कि 2 मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइंस, इसको अचीव करने के लिए यहाँ पे टारगेट रखा गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, या फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो देखिए यहाँ पे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, ये और ये जो अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइंट है, ये दोनों निकल कर आया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, जो कि 1974 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे, गरीबी हटाओ और सेल्फ रियलाइंस, जो कि आज के डेट में हम लोग कहते हैं आत्मनिर्भर होना है। तो ये ऑलरेडी हमारा जो है ना जो 5 ईयर प्लान पहले चलता था, अब तो ये ख़त्म हो गया है। 5 ईयर प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग आ गया है, तो इसलिए 5-5 साल के बेसिस पे अब यहाँ पे प्लानिंग नहीं होती है, अब यहाँ पे कुछ एजेंडा चलता है, इस तरीके का काम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो गया। 58 में आते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। इंडिया की अगर फार्मा इंडस्ट्री देखें तो वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट बाय वैल्यू है। सेकंड अगर देखें तो 100% जो एफडीआई है वो ऑटोमेटिक रूट से अलाउ किया गया है ग्रीनफील्ड फार्मा में। थर्ड है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एशिया का लार्जेस्ट फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब यहाँ पे आपको जो भी पता है तीनों स्टेटमेंट से, उससे आप लोग जो है अपने आंसर निकाल सकते हो, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एशिया का सबसे बड़ा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो येस इट इज़ करेक्ट, ये मुझे पता है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट है। और साथ ही आप देखो कि अभी अभी ये आपका जो है किया गया है कि 100% एफडीआई अलाउ किया गया है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से और ग्रीनफील्ड फार्मा में, यानी कि कुछ भी अगर नया प्रोजेक्ट यहाँ पे फार्मा से रिलेटेड आ रहा है मेडिसिन फील्ड में, तो ये 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे प्रावधान है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। एक गवर्नमेंट रूट भी है जहाँ पे सरकार की अप्रूवल की ज़रूरत है, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। अब फर्स्ट ये आप कंफ्यूज भी रहो तो भी यहाँ पे जो है आपका काम बन गया कि हाँ ये 3rd लार्जेस्ट बाय वैल्यू है कि नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ये काम बन जाता है, ठीक है। तो देखिए वैल्यू से ये 3rd लार्जेस्ट नहीं, वॉल्यूम से 3rd लार्जेस्ट है, लेकिन वैल्यू से ये 14th नंबर पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं 59 में, पेंटेनल ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, तो ये बताना है कि किस किस कंट्री में ये आपका टच होता है। केनिया, युगांडा, तंजानिया, यूएसए, कनाडा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और बोलीविया, ब्राज़ील, पैराग्वे। तो देखिए इस तरीके का भी आपका यहाँ पे दिया गया है ना कि अगर आपको ये भी पता होगा ना कि पेंटेनल किस कॉन्टिनेंट से ये आपका ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ट्रॉपिकल वेटलैंड है ये किस कॉन्टिनेंट में आती है, तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो, वेदर आपको ये कंट्री एग्जैक्टली याद है कि नहीं है, क्योंकि ये पेंटेनल में आग लग गई थी तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो देखिए केनिया, युगांडा, तंजानिया ये अफ्रीका हो गया, यूएसए, कनाडा ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका हो गया, थाईलैंड, लाओस ये साउथ एशिया हो गया, और ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। तो ये हल्का फुल्का आपको याद ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं ब्राज़ील जो यहाँ पे अमेज़ॉन फॉरेस्ट है उसी में इस तरीके का पेंटेनल जो है आपका ये ट्रॉपिकल वेटलैंड है, तो ये भी हल्का सा भी ध्यान होगा कि साउथ अफ्रीका में ही था, तो ये आपका काम आसान हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, फाइन। तो ये क्या क्या है ये ध्यान रखना है, बोलीविया, ब्राज़ील और पैराग्वे, ये 3 कंट्री है जहाँ पे आपका पेंटेनल आइलैंड है। पेंटेनल काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, और यहाँ पे काफ़ी जो है जंगल वगैरह भी है, घने जंगल है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका फॉरेस्ट फायर हुआ था तो इसलिए। और ये पार्क जो है बहुत बड़े एरिया में है, यानी कि 81,000 स्क्वायर माइल्स में है ये
फाइन, तो समझ सकते हैं। कमिंग टू 60 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर जो कि मुगल पीरियड के टाइम में था। तो फर्स्ट है कि पीजेंट्स को यहाँ पे इंक्रेज किया जाता था कि सब्सिस्टेंस और कमर्शियल क्रॉप दोनों को वो ग्रो करे। सेकंड है कि इरिगेशन जो है वो यहाँ पे दूसरे स्टेट के सपोर्ट से कभी भी रिसीव नहीं हुआ। थर्ड है कि नॉन रेसिडेंट जो कल्टिवेटर्स है विलेज के, उनको अलाउ किया गया है कि वो कल्टिवेट लैंड को कल्टीवेट करें, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है कि करेक्ट क्या है। अगर हम लोग बात करें पीजेंट्स की, तो वो उनको यहाँ पे इनकरेज किया गया है कि हाँ आप सब्सिस्टेंस और जो कमर्शियल क्रॉप है उन दोनों को ग्रो करें। ये बिल्कुल सही है। मुगल टाइम में आपको पता है कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया था, और मुगल टाइम में जो है पीजेंट और जो लैंडेड एलाइट्स थे ना, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ह्यूज यहाँ पे काम करते थे, और बहुत सारे टेक्निक्स भी निकल कर आया था मुगल टाइम में ही कि कैसे कैसे जो है हम लोग अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें से एक ये बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि इरिगेशन जो है दूसरे स्टेट से कभी सपोर्ट नहीं मिला। जब भी मानसून आता है तो इंडियन एग्रीकल्चर आपको पता है फ्लरिश हो जाता है। इवन आज के भी डेट में हमारा मानसून कैसा है, तो हमारा एग्रीकल्चर का नेचर कैसा है, तो मानसूनल नेचर है। तो इसीलिए मानसून के टाइम में ही ऐसे ऐसे पौधे हमारे यहाँ उगाए जाते हैं, क्रॉप फसल हमारे यहाँ उगाए जाते हैं जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो यस, इट इज़ करेक्ट कि हम लोग जो है उस समय क्या था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है इरिगेशन की भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी। तो सेकंड यहाँ पे गलत है। तो जैसे ही आप सेकंड एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ गया। अगर आपको पता है फर्स्ट करेक्ट है, तो यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, जो कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत ही ईजिली है। नॉन रेसिडेंट जो कल्टिवेटर्स थे विलेज के, यानी कि जो मतलब कि आप समझो कि विलेज के थे लेकिन वो वहाँ रहते नहीं थे, कहीं और रहते थे, तो वो क्या करते थे ना कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लैंड को कल्टीवेट करने के लिए दे देते थे कि ठीक है आप यहाँ पे कल्टीवेट करो, अपना कोई ना कोई क्रॉप उगाओ, ये चीज़ें दे दिया जाता था। तो येस, इट वॉज प्रिवलेंट एट दैट टाइम, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 61 में, वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बताना है। एक्चुअली एक तरीके का प्रैक्टिस है जिसमें कि फूड को प्रोड्यूस किया जाएगा वर्टिकली स्टैक लेयर में, और वो भी आउटडोर इन्वायरमेंट में, और मेनली आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ नेचुरल सनलाइट को यूज़ करके ये किया जाएगा। सेकेंड है कि ये प्रोग्रेसिवली प्रैक्टिस किया गया है पोल्ट्री और लीफी वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में। तो ओके, चलिए देखते हैं कि क्या करेक्ट है यहाँ पे। वर्टिकल फार्मिंग ये बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है जिसमें आप देखो कि फूड को प्रोड्यूस करना है वो भी वर्टिकली इंक्लाइंड सरफेस में। जैसे आप देखते हो कि फार्मिंग जो किया जाता है वेजिटेबल्स और अदर फूड्स का सिंगल लेवल पे, जैसे कि हम लोग फील्ड में करते हैं, ग्रीन हाउस में करते हैं, तो उस तरीके का नहीं है। ये एक इंडोर फार्मिंग टेक्निक है और आर्टिफिशियल कंट्रोल है, यानी कि इसमें टेम्परेचर की भी ज़रूरत है, लाइट की भी ज़रूरत है, ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत है, गैस की भी ज़रूरत है, सनलाइट की भी ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल सनलाइट की ही बेसिस पे हम लोग जो है ना यहाँ पे आउटडोर जो इन्वायरमेंट है उसमें हम लोग लेयर बना के इस तरीके का काम कर सकते हैं। देखिए, वर्टिकल फार्मिंग को समझने का एक ही तरीका है कि अगर आप लोग फ्लैट में रहते हो या फिर आपने फ्लैट देखा जितने भी स्टोरे होगा, तो उसमें क्या है ना कि हर एक बालकनी में पूरी तरीके से आपको मिनिमम आप जो है ना 80 to 100 प्लांट्स लगाओ, तो क्या होगा, पूरे आप समझ सकते हो कि ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाएगा। तो उस तरीके से क्या है कि ज़रूरी नहीं है ना कि हम लोग ज़मीन पे ही पौधे लगाए तो ही बेटर है। इस तरीके से अगर बालकनी में बहुत कोई प्लांटेशन भी करते, गार्डनिंग भी करते, तो सबको मैंडेटरी कर दो कि हाँ गार्डनिंग करना है। तो इससे क्या होगा कि नेचुरल एयर आपको मिलेगा, एकदम कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो एटमॉस्फेयर से कम हो पाएगा। एसी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि आगे आने वाले दिनों में ये सारी जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, एयर कंडीशन और इस तरीके की रेफ्रिजरेटर वगैरह, तो उसके इस्तेमाल को कम करने का भी कोशिश किया जा रहा है। तो उसके लिए एक बेटर टेक्निक यही है कि एक तो ग्रीन बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, और सेकेंड है कि वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो करेक्ट क्या हो गया? करेक्ट यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन है। और यहाँ पे एक सेकेंड और ये आप देखो कि जो पोल्ट्री और जो लीफी वेजिटेबल्स है ना उसके प्रोडक्शन के लिए भी ये काम आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। 62 में आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सी कमेटी है जो कि यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन में रिकमेंडेशन दी थी। सरकरिया कमीशन, MM पूची कमीशन, या फिर राजमन्नार कमेटी। तो देखिए तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ बताना है कौन कौन सा है। तो ऑब्वियस है कि तीनों यहाँ पे इंक्लूड है। सेंटर स्टेट रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो कमीशन है वो है सरकरिया कमीशन, जो कि 1983 में अपॉइंट किया गया था, और इनके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, यानी कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिलकर काम करेंगे कॉपरेशन के बेसिस में। फाइन। फिर उसके बाद MM पूची कमीशन आया था 2007 में, इनका भी रिकमेंडेशन लाया गया था 2010 में, और मेनली ये चाहते थे कि इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए। साथ ही ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो होनी चाहिए, पॉकेट वीटो जो है उसको ख़त्म कर देनी चाहिए। साथ ही ट्रीटी कुछ लानी चाहिए जिससे कि जो यूनियन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेटेड हो, और स्टेट भी जो है उनका ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो ट्रीटी में। तो इनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन दिया गया। फिर राजमन्नार कमेटी आई 1969 में। तो यहाँ पे क्या था कि इनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था कि जो आर्टिकल 356 है ना उसको रेयर केस में हम लोग को यूज़ करना चाहिए। ठीक है,
तो ये चीज़ें कही गई क्योंकि प्रेसिडेंट रूल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट लग रहा था, तो इसको रेयर केस में यूज़ करना चाहिए। राजमन्नार कमेटी की रिकमेंडेशन थी, हर एक बिल जो कि हमारे स्टेट के इंटरेस्ट को अफेक्ट करती है उसको सबसे पहले इंटर स्टेट काउंसिल में रेफ़र करना चाहिए। जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले इंटर स्टेट काउंसिल में रेफ़र करना चाहिए, ये भी इनके द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई थी। तो कुछ रिकमेंडेशन भी इनकी देख लीजिएगा, क्या पता उससे क्वेश्चन बन जाए। कमिंग टू नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स जो है वो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर है। तो क्या ये आप देखो किसके अंदर है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो कहाँ है ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो देखिए राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आपका किस आर्टिकल के तहत रखा गया है। तो देखिए राइट टू इक्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे पहले आता है 14 से 18। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो 19 से ये 22 तक आता है। कल्चर और एजुकेशन राइट की बात करें तो 29 और 30 आते हैं। राइट टू फ्रीडम की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ की बात करें तो ये आर्टिकल 32 है, ठीक है। और तो इसमें आपका जो आएगा राइट टू फ्रीडम में आएगा, क्योंकि ये आर्टिकल आप लोग देखो कि 21A में आता है एलिमेंट्री एजुकेशन, 21A। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 64। अगर आपने देखा है वो लेसन हमारा PT 365 साइंस एंड टेक का, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बात की है, तो फिर ये आप लोग जो है ना इसका आंसर दे दोगे। आरोग्य सेतु ऐप क्योंकि आप लोग भी कई ज़्यादा यूज़ किए होंगे, तो बताइए इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है जिसमें कि आप देखो ऐप यूज़र को इन्फॉर्म किया जाता है कि अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के इंटरेक्शन में आ रहे हैं कि नहीं। सेकेंड है कि ये मैंडेटरी हुआ है एयर और रेल ट्रैवल के लिए। तो देखिए ये मैंडेटरी जो था ना वो स्टार्टिंग में था, जब ये आपका कोविड-19 जो लॉकडाउन था उस समय, जब 1 मई से 2020 में जब किसान रेल चलाया जा रहा था, तब उस समय इसको मैंडेटरी किया गया था कि हाँ कोई भी अगर, और वंदे भारत जो स्कीम था उसके लिए मैंडेटरी था कि जो भी हम लोग बाहर से लोगों को अपने ला रहे हैं और हमारे यहाँ के लोगों को घर तक पहुँचा रहे, तो उनका मैंडेटरी था कि वो मोबाइल में इसको जो है इंस्टॉल करें। बट नाउ इट इज़ नॉट मैंडेटरी, तो ये हमारा गलत हो गया और फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गई, ठीक है। 65 में आते हैं, यहाँ पे आपको बताना किस टाइप के क्रॉप के बारे में बात करें, कॉटन, वीट, जूट या फिर शुगरकेन। तो ये जो क्रॉप है इसको ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर आपका 24 से 38 डिग्री सेल्सियस तक चलेगा। मिनिमम रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे 1000 मिलीमीटर तक ये कल्टीवेट किया जा सकता है। और न्यू ग्रे जो एलुवियल सॉइल है ये काफ़ी गुड होता है, सुटेबल, और एनुअल फ्लड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होता है इस क्रॉप के ग्रो के लिए। तो आप समझ सकते हो कि इतना टेम्परेचर 24 से 38 डिग्री सेल्सियस, और जो रेनफॉल की ज़रूरत है वो 1000 मिलीमीटर तक का यहाँ पे है, ठीक है। और एनुअल फ्लड की अगर हम लोग बात करें तो ये आप देख सकते हो कि एनुअल फ्लड की ज़रूरत होती है। तो कहाँ पे फ्लड आता है, तो ईस्टर्न वाले रीजन में फ्लड आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो ये कॉटन तो नहीं है, इतना ज़्यादा बारिश की ज़रूरत कॉटन को नहीं होती है, वीट को नहीं होती है, शुगरकेन को तो होती ही नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा जूट हो गया, ठीक है। तो अगर आपने 12th क्लास की NCERT ज्योग्राफी की पढ़ी है तो उसमें आप लोग को पता होगा, ये सारे क्रॉप के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि UPSC का एक फेवरेट एरिया है, वो ऐसे पूछते ही है कुछ कुछ क्वेश्चन। तो क्रॉप में आप देखो ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और मेनली यहाँ पे रेनफॉल की ज़रूरत होती है जो कि 1000 मिलीमीटर तक भी होती है। 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है यहाँ पे, और ग्रे एलुवियल सॉइल की यहाँ पे ज़रूरत होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, और इसमें ये आपको जो है जूट प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो जूट प्रोडक्शन में इंडिया तो लीड करता ही है, इसके साथ साथ बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड भी है। और इंडिया के बारे में आप जानते हो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग रॉ जूट का और जूट गुड्स के भी। तो ठीक है, इट्स इनफ। 66 में आते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताना कौन सा करेक्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है और ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को स्ट्रेंथन करता है और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये इन्फोर्स करता है। तो कौन सी करेक्ट है ये बताना है। सबसे पहले आप देखो कि जुडिशियल एक्टिविज्म में आपको कहीं पे भी वर्ड नहीं देखने को मिलेगा जो कि हमारे संविधान में इसको मीन्स कहीं पे भी इसकी डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअली ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, वो मिड 1970 से निकल कर आया है। कुछ यहाँ पे जस्टिस थे जिनके द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया है। तो ये फर्स्ट गलत है, तो फर्स्ट गलत है तो 2 ऑप्शन चला गया। इससे पता चल रहा है 3 करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे इट हैज़ इन्फोर्स्ड एक्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है। जुडिशियल एक्टिविज्म में होने करने मतलब कि कहने का क्या मतलब है कि जुडिशरी एक्टिव हो रहे हैं। आप देखो कि सेपरेशन ऑफ पावर का हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन है कि जुडिशरी अपना काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेंगे, लेजिस्लेटिव अपना काम करेंगे। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव अपना काम ना करे और उनको काम बताने के लिए जुडिशरी एक्टिव हो जाए और उनको बताना पड़े कि देखिए आप ये काम करो वो काम करो, तो फिर इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो आप देखे होंगे कि कभी एनजैक कानून आया था, नेशनल जुडिशियल
अमेंडमेंट कमीशन, जो कि यहाँ पे जो कोलिजियम सिस्टम था उसको हटाने के लिए लाया गया था। तो उस समय जुडिशरी एक्टिव हो गई थी ज़रूरत से ज़्यादा, और उन्होंने इसको स्टक डाउन कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इट मीन्स कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इसके अगेंस्ट में जा रहा है, उसको ब्रीच कर रहा है। तो ये सब क्या हो गया, ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिससे आप समझ जाओ कि जुडिशरी एक्टिविज्म हो गई है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव का जो काम था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये इन्फोर्स करती है, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेंथन करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को। तो देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म होता है ना, तो इससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, इट मीन्स कि हमारे यहाँ जो 3 बॉडी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तभी तो जुडिशरी को इंटरफेयर करना पड़ता है एग्जीक्यूटिव के मामले में, और उनको बताना पड़ता है कि वो क्या काम करेंगे। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका वीक दिखाया जाता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं। अगर स्ट्रेंथ होता तो यानी कि सब अपना काम अपने से करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड। तो आइए अब 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, इसके बारे में आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट कि इंडिया के विदिन अगर देखें तो ओवरऑल जो एक्सटर्नल डेट है, सॉवरेन डेट, ये ट्वाइस है एज लार्ज एज प्राइवेट सेक्टर डेट। सेकंड है कि आउटस्टैंडिंग जो NRI डिपॉजिट है, ये लार्जेस्ट है इंडिया का एक्सटर्नल डेट में। थर्ड है कि मेजोरिटी ऑफ इंडिया की एक्सटर्नल डेट देखें तो ये डिनोमिनेटेड किस में है, तो कौन सी करेंसी में, चाइनीज़ की रेनबिन्बी में। तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट में ही मुझे गलत लग रहा है कि ये चाइनीज़ रेनबिन्बी में तो हमारा मेजोरिटी डेट है नहीं। आपको पता है कि हमारा सबसे ज़्यादा डेट जो है वो US डॉलर में ही है, तो इसलिए ये थर्ड गलत हो गया। जैसे ही थर्ड गलत हो गया, एक ऑप्शन तो हमारा गया। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग NRI डिपॉजिट है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि जितना भी जितना भी इंडिया का एक्सटर्नल डेट है उसमें सबसे ज़्यादा आपका जो है NRI डिपॉजिट ही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये बात करें कि NRI डिपॉजिट सबसे ज़्यादा है, तो देखिए NRI डिपॉजिट सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कमर्शियल बोरोविंग हमारा ज़्यादा होता है, यानी कि हम लोग जो है, हमारी सरकार जो है बाहर से डेट लेते हैं, वो हमारे मतलब कि कमर्शियल तरीके से, कमर्शियल फॉर्म में। तो NRI डिपॉजिट सेकंड लार्जेस्ट है, कमर्शियल बोरोविंग फर्स्ट लार्जेस्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हुआ, तो एक ऑप्शन और हमारा चला गया। फर्स्ट अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि सॉवरेन डेट हमारा ट्वाइस है, तो यहाँ पे सॉवरेन डेट हमारा ट्वाइस नहीं है। ये आप देख सकते हो कि जो नॉन सॉवरेन डेट है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है सॉवरेन डेट से। तो हाँ, ये भी हमारा गलत हो गया, तो तीनों गलत हो गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, तो आते हैं 68 में। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। फाइन, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, HIV या फिर सिफिलिस। तो ब्लड बॉर्न डिजीज़, अब देखिए ब्लड बॉर्न डिजीज़ क्या होता है, जो ब्लड से ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आप अगर कोई टैटू बना रहे हो, उसमें ब्लड निकलता है, वही अगर सेम नीडल से किसी और लोग को भी टैटू बनाया जाए, तो मे बी आपको अगर कोई डिजीज़ है तो वो तो ईजिली ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे पर्सन में, तो उसे कहते हैं ब्लड बॉर्न डिजीज़। ब्लड बॉर्न डिजीज़ HIV, ये तो 100% करेक्ट है, तो 3 जहाँ पे नहीं आप एलिमिनेट कर दो। हेपेटाइटिस B, A और B में आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए हेपेटाइटिस A वायरस जो है वो मेनली अगर आप गंदा खाना, गंदा पानी पीते हो तो उससे होता है। ठीक है, ये आपका खून वून से नहीं होता है, तो A आप एलिमिनेट कर सकते हो। और जैसे ही आप A एलिमिनेट कर दिए, आपका यहाँ पे आंसर आ गया, क्योंकि हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इस बार नोबेल प्राइज़ भी मिला है। हेपेटाइटिस C का नेचर यहाँ पे डिस्कवर किया गया है, तो इसलिए आप देखो कि हेपेटाइटिस न्यूज़ में आ गया, तो हेपेटाइटिस डिजीज़ काफ़ी फेमस हो चुका है, और इस पर ऑलरेडी UPSC जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुकी है, क्योंकि इतने जो हाईलाइटेड बीमारी होते हैं ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हेपेटाइटिस आपको पता है 5 तरीके के होते हैं, A, B, C, D and K, तो इसके बारे में भी डिटेल हमने देखा है साइंस एंड टेक में। तो मेनली यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे जानना चाह रहा था कि क्या आपको डिफरेंस पता है कि हेपेटाइटिस A कैसे होता है, हेपेटाइटिस B कैसे होता है। अगर आपको ये पता है हेपेटाइटिस A गंदे पानी और गंदे फूड को कंज्यूम करने से होता है, तो फिर आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, सिफिलिस भी है, और देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज़ है जो कि ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, तो चलिए आइए 69 में आते हैं। वेबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के बारे में बताना है। ये जो फंडिंग है ये दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड किया जाता है सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट कौन सा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सरकार के द्वारा नोटिफाई किया गया है वायबिलिटी गैप फंडिंग, और ये चीज़ें जो लाई गई है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लाई गई है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि फंड की कमी के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाते, तो एटलीस्ट उसमें कंप्लीट होना है, और फंड की कमी से अगर यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं हो पाते तो वायबिलिटी गैप फंडिंग यहाँ पे लाया गया है, जो कि मेनली यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही लाया गया है। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों यहाँ पे आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे फंड प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट हाँ यहाँ पे जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में, पीपीपी मोड में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड यहाँ पे करेक्ट है कि ये जो हमारा सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट है उसके कंप्लीशन के लिए ये स्कीम मेनली लाया गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। 70 में आते हैं, इंडियन पीनल कोड ऑफन न्यूज़ में रहता है, तो ये आपको बताना है कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न है। प्रिस्क्रिप्शन है पेनाल्टीज़ का और पनिशमेंट है क्राइम्स का। सेकंड है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर पर, और थर्ड है कि जो कोर्ट और मजिस्ट्रेट है उनके पावर वो। तो क्या क्या इसमें आपका प्रोविज़न है इंडियन पीनल कोड में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इंडियन पीनल कोड एक होता है आईपीसी, एक होता है सीआरपीसी। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आईपीसी में क्या होता है कि सिर्फ सेक्शन होते हैं, इट मीन्स कि अगर आप कोई अपराध करते हो तो उसके लिए आपको क्या सज़ा मिलेगा वो सज़ा आपका हर एक सेक्शन में डिफाइन है। यानी कि आईपीसी में आपको सिर्फ देखने को मिलेगा कि आपको पेनल्टीज़ है और उस क्राइम के लिए आपको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, कितना जेल होगा, कितना फ़ाइन होगा, ये सारी चीज़ें आपको आईपीसी में देखने को मिलता है। बट क्या प्रोसीजर होगा आपको उस सज़ा तक पहुंचाने के लिए, यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है, कोर्ट और मजिस्ट्रेट का जो पावर है, वो आपको सीआरपीसी में देखने को मिलता है, आईपीसी में नहीं। फाइन, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। सीबीआई के बारे में देखते हैं। ये डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना है। ये अपॉइंट किए जाते 5 मेंबर कमेटी होते जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते और इन्हीं के रिकमेंडेशन से ये अपॉइंट किए जाते हैं। सेकंड है कि सिर्फ सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है जो कि अथॉरिटी है, जिनको यहाँ पे अथॉरिटी दिया गया है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर है वो इनको रिमूव कर सकते हैं या फिर सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। अब सीबीआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, एक तो सुशांत सिंह राजपूत के कारण, और दूसरा आप देखते हो कि काफ़ी वेस्ट बंगाल में जब स्टेट में एंट्री नहीं मिलती है तो भी ये न्यूज़ में आ जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये कैसे यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, तो देखिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 जिसमें ये अमेंड किया गया था, जो कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, इसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को, और रिकमेंडेशन यहाँ पे 3 मेंबर कमेटी है, ना कि 5 मेंबर कमेटी है, ठीक है। 3 मेंबर कमेटी है, इसमें चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो रिकमेंडेशन दिया जाता है वो 3 मेंबर कमेटी के द्वारा दिया जाता है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब आप देखो कि यहाँ पे रिमूव और जो सस्पेंड करने का अधिकार है वो भी सीबीआई के डायरेक्टर को, वो किसको दिया गया है, तो यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इनको हटाने के लिए। और डायरेक्टर जो होते हैं ना, उनको उनके टेन्योर का सिक्योरिटी दिया गया है कि 2 साल वो इस पद में रह सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट 72 में, जो ग्लोबल वेज रिपोर्ट है 2020-21 का, तो ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, ILO, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर IMF। तो यहाँ पे अगर करेक्ट देखें तो वेज रिपोर्ट है, तो ये ऑब्वियस है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया है। तो एक्चुअली ILO जो है वो यूनाइटेड नेशन की ही एजेंसी है जो कि मेनली सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए ये काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। 73 में आते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बारे में बात हो रहा है, क्यूसर, वाइट डॉर्फ या फिर न्यूट्रॉन या फिर रेड जाइंट स्टार। तो ये आप देखो कि जब जाइंट स्टार डाई होते हैं सुपरनोवा में तब ये क्रिएट होते हैं, और उनके अगर कोर्स कोलैप्स होते हैं तब ये क्रिएट होते हैं। और यहाँ पे उनके मासेस है जो कि 20 किलोमीटर्स डायमीटर्स तक ये पैक होते हैं, और ये इतने डेंस होते हैं कि सिंगल जो टी स्पून है ना, वो भी आप देखो कि इसका वेट कितना बिलियंस टन तक होगा। ऑन एन एवरेज ग्रेविटी जो है वो स्टार की वो 2 बिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर है अगर अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग देखें। तो नन अदर देन ये न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बात करें, क्योंकि आप देखो जब कोई जाइंट स्टार, बहुत बड़ा स्टार सुपरनोवा में डाई होता है तब उससे हमारा न्यूट्रॉन जो है क्रिएट होता है, और उनके जब कोर कोलैप्स होते हैं तब विद द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो भी उस समय वहाँ पे प्रेजेंट है, तो फिर न्यूट्रॉन आपका जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन स्टार का, तो इनके मास जो है वो 20 किलोमीटर डायमीटर्स तक भी होते हैं, और ये काफ़ी डेंस होते हैं, यानी कि काफ़ी हेवी आपको देखने को मिलेगा। फाइन। वाइट डॉर्फ क्या होता है, तो वाइट डॉर्फ जो है ना कि कैसे स्टार जो है वो सन जैसे दिखते हैं, समटाइम्स आप देखते हो कि स्टार जो है रात में वो चमकते हैं सन जैसा, तो उसको हम लोग वाइट डॉर्फ कहते हैं। एंड क्वेसर क्या होता है, तो क्वेसर एक एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एक्टिव ग्लेसिटिक न्यूक्लियस है जो कि सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका मास आप देखो मिलियंस से बिलियंस तक है, यानी कि जितने सन की मास होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आपका सुपर मैसिव ब्लैक होल का मास है। तो ये भी आपका क्वेसर उसी में आपको देखने को मिलेगा कि एक्सट्रीमली ल्यूमिनस ये आपका न्यूक्लियस है जो कि ब्लैक होल में देखने को मिलता है। और रेड जाइंट स्टार, यस, ये आप देखो कि स्टार का जब लाइफ है, ये नेक्स्ट लाइफ होता है, आपका नेक्स्ट स्टेजेस है स्टार के लाइफ में। ये तब होता है जब सारे हाइड्रोजन जो है वो स्कोर के यूज्ड हो जाते हैं और फ्यूज्ड हो जाते हैं, यानी कि सारे हाइड्रोजन यूज़ हो जाते हैं, तो वो जो स्टार है वो रेड कलर का दिखता है, तो रेड जाइंट स्टार इसे कहते हैं, ठीक है। आते 74 में, यूरिया सब्सिडी के बारे में बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि करेंटली जो गवर्नमेंट है वो यूनिफॉर्म सब्सिडी देते ऑन पर न्यूट्रेंट बेसिस सारे यूरिया मैन्युफैक्चरर्स को।
सेकंड है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र जो है यूरिया सब्सिडी में, ये हमारे जो यूरिया का काफ़ी ओवर यूज़ किया जा रहा है फार्मर्स के द्वारा, तो इसको रोक सकते हैं। थर्ड है कि इर्रेशनल जो यूज़ हो रहा है यूरिया का, जिससे कि आपको देखने को मिला है कि हाई सब्सिडी है, इसको लिंक किया गया है हायर इंसिडेंस से, जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया के कंजप्शन से ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी डिजीजेस निकल कर आ रही है। तो आपने ऑप्शंस देख लिया। अब यहाँ पे आइए हम लोग यहाँ पे आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है उसके बारे में आप ज़रा सोचो कि अभी तक ऐसा हो पाया है कि सरकार के द्वारा जो है यूनिफॉर्म सब्सिडी, वो भी सारे यूरिया मैन्युफैक्चरर्स को दिया जा रहा है। अब ये एकदम से एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं भी आपको विजन आइज की मैगजीन में ज़रूर इस तरीके से डिस्कस करती, बट आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आप देखो, जो भी रेशियो होता है एक यूरिया में, आपका जो फर्टिलाइज़र में आपका जो पोटास और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पोटाश और फॉस्फेट सल्फर का जो न्यूट्रेंट है, उसी बेसिस पे जितना प्रोपोर्शन की ज़रूरत होती है उतना ही प्रोपोर्शन वहाँ पे दिया जाता है। और उस ये आपका डिफरेंट है। यूनिफॉर्म सब्सिडी अभी तक यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो फर्स्ट जैसे ही आपको समझ में आ गया कि ये गलत है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे कैश ट्रांसफ़र किया जाता है यूरिया सब्सिडी का, यानी कि आप देखो कि यहाँ पे दिया जाता है फार्मर्स को, अगर वो यूरिया ख़रीदते हैं तो उनको वहाँ पे जो है सब्सिडी वगैरह दिया जाता है, बट यूनिफॉर्म सब्सिडी नहीं है। और इर्रेशनल जो यूज़ हो रहा है यूरिया का, इससे हाई सब्सिडी जो है वो लिंक किया गया है हायर इंसिडेंस, यानी कि एक ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी डिजीजेस निकल कर आ रही है। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पे सरकार जो है ना कई तरीके के मीन्स कोशिश भी करते हैं किस तरीके की जो बीमारियाँ हैं वो बाहर जल्दी से जल्दी ना निकले, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो यहाँ पे इंडिया में काफ़ी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यूरिया के कंजप्शन में, यूरिया में अगर नाइट्रेट की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो समटाइम्स आप देखो कि बच्चों में नाइट्रेट पॉइजनिंग ज़्यादा हो रहा है, और वो भी छोटे बच्चों में हो रहा है जो कि लेस देन 6 मंथ के है। तो उससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है, एक पॉइजनिंग इसे कहते हैं, नाइट्रेट पॉइजनिंग। तो ये चीज़ें यूरिया के कंजप्शन से ज़्यादा निकलते आ रहा है, इसलिए इसको भी यहाँ पर आपका रोकने की ज़रूरत है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया। 73rd में आते हैं। एक पर्सन है जो कि अरेस्ट किए जाते हैं और डिटेन किए जाते हैं ऑर्डिनरी लॉ, जो कि प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर है, तो उनको क्या क्या अधिकार दिया गया है संविधान के अंदर, ये बताना है। उनके पास राइट है कि 1 मंथ के बाद जो है उनको रिलीज़ कर दिया जाए, अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेज फर्दर डिटेंशन। सेकंड है कि राइट टू कंसल्ट करना और डिफेंडेड करना लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा। थर्ड है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी कि किस ग्राउंड में किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है ये तो इन्फॉर्म करना ही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सा यहाँ पे अधिकार दिए गए। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे बताया जाना चाहिए कि किस ग्राउंड में जो है ये अरेस्ट किया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। और ये जो प्रोविज़न है ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 के तहत आपको देखने को मिलेगा कि 2 तरीके का डिटेंशन होता है, एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। तो यहाँ पे आपका प्रिवेंटिव जो है वो अरेस्ट करने से पहले का होता है, अब अरेस्ट कर लिया गया है तो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, तो उसमें भी अधिकार दिया गया है। दूसरी चीज़ें है कि यहाँ पे आपके पास जो है ना कि राइट है कि आप एक लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू जो है अपने आप को बचा सकते हो और कंसल्ट भी कर सकते हो, अच्छे से अच्छे लॉयर को हायर करो, और क्या है इसमें ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको गलत कहा गया कि मजिस्ट्रेट के पास जो है ना 1 मंथ के बाद रिलीज़ नहीं करना है, 24 आवर्स के बाद रिलीज़ कर देना है। 1 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास आप जब अरेस्ट हो जाते हो तो आपको प्रेजेंट करना होता है, और उसमें जो आपका जर्नी टाइम है उसको एक्सक्लूड करके, और एक घंटे के बाद जो है वो आपका रिलीज़ कर दिया जाता है। तो फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, सेकेंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। 76 में आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, यहाँ पे आपको बताना है बोथ जो आजीविका और अजनन है सेक्ट्स है वो यहाँ पे शर्मन ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। सेकेंड है कि आजीविका जो है एथिस्टिक सेक्ट है जो कि बिलीव कर रहे हैं कर्म डॉक्ट्रिन में, जैसे आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म में नहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन आजीविका में आपको कर्म यहाँ पे डॉक्ट्रिन देखने को मिलेगा। थर्ड है कि अजनन सेक्ट जो है वो बिलीव किया गया है कि नॉलेज अबाउट नेचर इज़ यूजलेस टू अटेन सल्वेशन। तो यानी कि नॉलेज अबाउट नेचर जो है वो यूजलेस है सल्वेशन को अटेन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए ऑप्शंस आपका यहाँ पे, अब आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो नो डाउट करेक्ट है। जो श्रमण ट्रेडिशन है वो यहाँ पे आजीविका और अजनन जो सेक्ट है वो दोनों यहाँ पे श्रमण ट्रेडिशन से ही बिलोंग करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आप देखो बहुत सारे श्रमण से स्कूल्स है जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका, अजनान, चरकवस ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये कहा गया है कि आजीविका जो है कर्म डॉक्ट्रिन में बिलीव करते हैं, बट नहीं, ये गलत है। ये कर्म डॉक्ट्रिन में बिलीव नहीं करते हैं, ये कर्म को एज ए फैलेसी ये मानते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, और जैसे ही सेकंड इनकरेक्ट हो गया आपका ऑप्शन
करेक्ट निकल कर आ गया। और अजनन सेक्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि जो नेचर के बारे में आपका नॉलेज है वो यूजलेस है अगर आप सल्वेशन अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 77 में कुछ टर्म है उसकी मीनिंग आपको बताना है। देखिए मिडेवल इंडिया जब आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जिसकी मीनिंग आप लोग को याद करनी होगी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे कि आप देखो साधनी वगृहिक, इसका क्या मतलब है, मिनिस्टर ऑफ पीस या फिर वॉर। ये है पदविक, ये है चीफ रिकॉर्ड कीपर एंड सेक्रेटरी। ये है महाक्षप तिलिका, तो ये चीफ टैक्स कलेक्टर। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है ये बताना है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, ये मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर जो होते हैं ना उसे हम लोग शाद्विग्रिक कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड और थर्ड की बात करें तो सेकंड मतलब कि यहाँ पे पद विविक का कहने का मतलब है कि चीफ जज या फिर लीगल एडवाइज़र। ठीक है, और महाक्षपत्रिका की बात करें तो इसका मतलब होता है चीफ रिकॉर्ड कीपर या फिर सेक्रेटरी। तो दोनों यहाँ पे गलत हो गया, सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसे आपको 20 से 25 वर्ड देखने को मिलेंगे मिडेवल इंडिया में जिसको आपको रट्टा मार जानी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में बताना है। जो मैसेज यहाँ पे ट्रैवल किया गया है सेंडर टू सर्वर एज ए प्लेन टेक्स्ट होगा, और जो सर्वर से इनक्रिप्ट होकर सर्वर इनक्रिप्ट एंड ट्रांसफर इट टू द रेसिपिएंट, यानी कि जो यहाँ पे आपका सेंडर है और ये रिसीवर है। जब मैसेज यहाँ से निकलता है तो पहले ये सर्वर में जाता है और इसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, और फिर सर्वर जो है इनक्रिप्ट करता है और फिर इसको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट मेरी प्रीटी 665 साइंस एंड टेक की लेसन देखे हो, लास्ट वाली जो अभी कल परसों आपको मिली थी, तो फिर आप लोग इसके बारे में सही बता दोगे। सेकंड है कि जो डेटा यहाँ पे आपका शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो एसएमएस आप करते हो उसमें भी इंड टू इंड इंक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखते हो कि जब भी आप टेक्स्ट करते हो, टेक्स्ट अभी से नहीं, आप लोग 2G जब था तो उस समय सिर्फ कॉल और मैसेज करने की सुविधा थी। आप लोग को याद है कि एक मैसेज करने का 1.5 रुपया भी कटता था, 2 रुपया भी चार्जेस होते थे, और पैक भरवाते थे तो एक दिन में 100 मैसेजेस लिमिटेड मिलते थे, समथिंग लाइक दिस, कि एक महीने में 100 मैसेजेस लिमिटेड मिलते थे। तो वो काफ़ी सस्ते लगते, काफ़ी कम लगते थे, महंगे लगते थे और काफ़ी कम मैसेजेस था। बट कोई नहीं, वो भी एक ज़माना था जो हम लोग जिए हैं। तो वो उस समय इंड टू इंड इंक्रिप्शन नहीं था। इंड टू इंड इंक्रिप्शन आपका जो है ये आपका नेटवर्क के लिए ज़रूरी होती है। जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो और उसमें जब आप कोई मैसेज करते हो, जैसे आप व्हाट्सएप की कोई भी मैसेज करते हो, तो वो आपका बाकायदा लिखा रहता है इंड टू इंड इंक्रिप्शन। कहने का मतलब है कि वहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो, आप जो भेज रहे हो, वो सिर्फ रिसीवर को मिलेगा, बीच में कोई उसको जो हैक नहीं कर सकता। और ये आप देखो कि यहाँ पे जो लिखा गया है ना कि यहाँ से पहले आपका सर्वर में जाता है, इसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, तो नहीं, ये जो आपका लिखा गया है और ये जब आपको रिसीवर तक जाता है ना तब इसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। ये इनक्रिप्ट होकर ही जाता है, ऐसा नहीं कि सर्वर से इनक्रिप्ट होकर फिर ये रिसीवर तक जाता है, नहीं, रिसीवर के पास जाके वो डिक्रिप्ट होता है और वो आपका सेंडर से निकलता है, तो वो आपका इनक्रिप्ट होकर ही निकलता है। तो फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। 79 पे आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि यहाँ पे आप देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के जज ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज, यानी कि वो जज भी बन सकते हैं। सेकंड है कि वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के प्लेजर से ही ऑफिस होल्ड करते हैं। और थर्ड है कि इनका ये राइट होता है कि वो दोनों हाउसेस में वोट कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है। अब हिंट आपको ऑप्शन के थ्रू मिल जाता है कि तीनों स्टेटमेंट तो सही नहीं है, सोच लीजिए आप। तो देखिए कि इनके पास अधिकार होता है कि वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में अटेंड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते। तो थर्ड यहाँ पे गलत हो गया। फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड में भी तो कोई डाउट नहीं है। डाउट है क्या? डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनकी जो यहाँ पे इनको जो ये जो ऑफिस होल्ड करते हैं ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट से ही करते हैं, तो सी भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल बहुत ही अटॉर्नी जनरल हो गए, कैग हो गए, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और ऑफिस है हमारे कंट्री में, संविधान में, तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच के बारे में। ये इस्टेब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसका एम है कि जो एटमॉस्फेयर, ओशन और बायोस्फीयर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको समझना है। थर्ड है कि हर एक साल जो है अर्थ ओवरशूट डे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ये एवरी ईयर इट डिक्लेयर अर्थ ओवरशूट डे, यानी कि हर साल ये डिक्लेयर करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए अर्थ ओवरशूट डे अगर आपको याद है तो ये अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है कि हम लोग जो एक साल में कहा जाता है ना कि क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज को कितने हम लोग एक साल में यूज़ करेंगे, तो अगर हम लोग एक साल में यूज़ नहीं करके कम समय में कर लेते हैं, मान लीजिए कि 4 महीने 5 महीने में ही अगर हम लोग एक साल की नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं कि अर्थ ओवरशूट डे हो गया, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है हम लोग टाइम से पहले ही उसको ख़त्म कर दिए। तो ये जो आपका रिलीज़ किया जाता है अर्थ ओवरशूट डे जो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, वो एवरी ईयर ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। तो
तो थर्ड तो हो गया इनकरेक्ट। अगर आपको यही पता है तो यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया। तो देखिए कभी कभी हम लोग आप ऐसा भी सोचते होंगे ना कि क्वेश्चन पढ़ लिए ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, यानी कि आप दिमाग में ये फ्रेम कर लेते हो ना कि नहीं ये टॉपिक तो आप पढ़े नहीं हो, जानते ही नहीं हो कुछ भी। लेकिन आप देखिए कि टॉपिक के अंदर आप हर एक क्वेश्चन को एक बार ज़रूर रीड कीजिए, क्या पता इसमें आपका कुछ ऐसा स्टेटमेंट हो, ऐसा ऑप्शन हो जो कि आपको पता हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अर्थ ओवरशूट डे के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि ये चीज़ें कहा जा रहा है कि हर एक साल जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि हम लोग सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। तो इसलिए अर्थ ओवरशूट डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हाँ, ये आपका जो है ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही ये आपका इस्टेब्लिश किया गया, और इसका एम यही है कि एटमॉस्फेयर, ओशन और बायोस्फीयर के बीच में जो यहाँ पे इंटरेक्शन है उसको समझ सके। कमिंग टू 81st, सैयद अहमद खान के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये प्रीच करते थे ओबीडियंस टू ब्रिटिश रूल्स, ये अपोज करते थे जो मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन है मुस्लिम लोग को जो दिया जाता है। थर्ड है कि इनके द्वारा अपोज किया गया था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप करेक्ट देखो तो ऑब्वियस है कि सर सैयद अहमद खान जो है वो बहुत ही ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर थे, लेकिन थोड़ा कंजर्व टाइप का इनका नेचर था और इनकी थिंकिंग भी काफ़ी कंजर्व थी। तो ये नहीं चाहते थे कि इस तरीके का कोई इंटरनेशनल कांग्रेस जो है वो फॉर्म हो। तो ये ऑब्वियस है कि इसके अगेंस्ट में ही थे, तो एक ऑप्शन हमारा गया। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की कि वो यहाँ पे मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन फॉर मुस्लिम के लिए अपोज करते थे। बिल्कुल नहीं, ये खुद इतने पढ़े लिखे इंसान थे तो वो भी चाहते थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पढ़ लिख कर आगे आए, ठीक है। तो ये अपोज नहीं करते थे। अब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया आपका आंसर निकल कर आ गया। एकदम बेसिक सी चीज़ अगर आपको पता भी है ना तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बस यही चीज़ें मांगती है यूपीएससी आपसे कि आप एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ आप समझो। और फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये ब्रिटिश रूल्स के ओबीडियंस को मानते भी थे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी उस समय सोच थी। चलिए 82 में आते हैं आरए प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पे आप देखो कि स्कॉलरशिप यूथ को प्रोवाइड किया जाता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, अगर वो कोई भी तरीके का रिसर्च करना चाहते हैं। सेकंड है कि यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि एटलीस्ट 1/3 जो बेनिफिशरीज है वो यहाँ पे विमेन होनी चाहिए। सेकंड है कि यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट हर एक स्टेट से। तो ठीक है, चलिए बताइए, ऑप्शंस आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप अगर हम लोग देखें कि आरए प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपका स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ये आरए प्रोजेक्ट इसलिए लाया गया है कि यूथ लोग को जो भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो एक्चुअली उनको इनकरेज किया जाए कि वो एग्रीकल्चर या फिर एलाइड सेक्टर सर्विसेज जो है वो ये ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे कि सस्टेनेबल इनकम उनका आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो इन सारे सेलेक्टेड एरियाज़ में, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ही इसको लाया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया इनकरेक्ट। सेकंड की बात करें तो जैसा यहाँ पे कंडीशन रखा गया है कि एटलीस्ट यहाँ पे एक विमेन होनी चाहिए, तो इस तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं है, मिनिमम परसेंटेज रखा ही नहीं गया है आरए प्रोजेक्ट में कि कितनी विमेन होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको भी लगा कि हाँ हाँ इस प्रोजेक्ट में भी ऐसा तो कुछ हो गई, क्योंकि हर जगह तो विमेन पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, बट नहीं ऐसा नहीं है। और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है कि ये आपका जो है एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईच स्टेट में ये आपका कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 83rd में, कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में बताना है। ऑफिस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। सेकंड है कि ही और शी ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विस बोर्ड के। थर्ड है कि ये एनुअल जो कॉन्फ्रेंस होता है चीफ सेक्रेटरी का उसको ये प्रिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फर्स्ट स्टेटमेंट कि कहा जा रहा है कि ये नॉमिनेट होकर आते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है सेक्रेटेरिएट के वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। अगर आप लोग भी यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आपका जो हाईएस्ट पोस्ट होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। ये जो अपॉइंट किए जाते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किए जाते, ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विस बोर्ड के, एंड ये प्रिसाइड भी करते हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ सिविल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटेरिएट है ना उनको ये प्रिसाइड भी करते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपको बताना है, अब कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है यानी कि लॉकडाउन हटाने के बाद वो ये बताते हैं कि एक स्ट्रेंज फेनोमेना देखने को मिला, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत इमीडिएटली बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी आ गई जैसे ही लॉकडाउन जो है वो प्री कोविड लेवल से लगा था। बट लिविंग इंडिया विद 20 to 40 मिलियन फ्यूअर एम्प्लॉयड पीपल्स, यानी कि बहुत ही कम लोग जो है अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में रह गए हैं। तो ये आपको बताना है कि ये ऐसा क्यों हुआ,
क्या लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और हाई लेवल ऑफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, या फिर हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और लो लेवल ऑफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, या फिर लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और लो लेवल ऑफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, या फिर हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और हाई लेवल ऑफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। तो है क्या इसमें से, आपको ये बताना है। तो देखिए ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे यहाँ लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और लो लेवल ऑफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। कम लोग जो है हमारे वो वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट होते हैं, तो इसलिए भी है। और हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो पहले लो था, अब जो है कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाई हो चुका है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फाइन। 85th में आते हैं, टेक्सटाइल क्राफ्ट और कहाँ कहाँ की ये हेरिटेज है ये आपको बताना है। बाग प्रिंट सॉरी ये बिहार, तंचोई स्टाइल मणिपुर, बगरू स्टाइल राजस्थान। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बाग प्रिंट की, तो बाग प्रिंट एक ब्लॉक प्रिंट है जिसमें नेचुरल कलर यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपका मध्य प्रदेश से एमपी, पहला हो गया इनकरेक्ट और आंसर निकल गया, ठीक है। बगरू स्टाइल तो राजस्थान का है, ये न्यूज़ में भी था। बगरू एक स्मॉल टाउन भी है राजस्थान का, तो इससे भी आप समझ सकते हो, और इसको जीआई टैग भी मिला है बगरू प्रिंटिंग को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो थर्ड वन इज़ करेक्ट, और फर्स्ट तो ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। सेकंड की अगर हम लोग बात करें, और हाँ इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तंचोई स्टाइल अगर हम लोग देखें तो ये जो है इसका ओरिजिन चाइना से हुआ था, लेकिन आज की डेट में ये गुजरात में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस स्टाइल को, तो ये हमारा गलत हो गया, मणिपुर में नहीं है। फाइन। 86 में आते हैं, तुतुकुदी जो कि इंडिया का सेकंड लॉन्च पैड है। तो इसका रीज़न बताना है कि क्यों इसको सेलेक्ट किया गया है इस प्लेस को। फर्स्ट कि इसके जोग्राफिकल लोकेशन जो कि काफ़ी हेल्प करेगी कि हमारा जो स्ट्रेट फ्लाइट पार्ट था उससे डिवॉइड होता था, माने कि उसकी जो डेविएशन थी उससे इसको अवॉइड किया जाएगा। अब एकदम सही से जो है यहाँ पे हमारा रॉकेट लॉन्च होगा। सेकंड है कि प्रॉक्सिमिटी है कि अर्थ के इक्वेटर से एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट लॉन्च पैड। थर्ड है कि प्रॉक्सिमिटी है कि क्रिटिकल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बताना है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का सेकंड रॉकेट लॉन्च पैड जो है वो सेटअप किया गया है, और ये है तुतुकुदी में जो कि तमिलनाडु का ही एक एरिया है। और पहले जो इसमें आप देखो कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपका वन लॉन्च पैड जो होगा वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए होगा, SSLV, ठीक है। इंडिया के पास अभी एक है जो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा है। अब ये तुतुकुदी सेकंड हो गया, तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशंस को लेकर, क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलता था कि जो हमारी स्ट्रेट फ्लाइट पार्ट थी ना वो समटाइम्स डेविएट हो जाती थी, पाथ रास्ता उसको स्ट्रेट नहीं मिलता था, तो दैट्स वाई ये जो यहाँ पे जो इसकी लोकेशन है काफ़ी हेल्पफुल होगी। और सेकंड है कि यस ये अर्थ इक्वेटर के पास होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट लॉन्च पैड, और ये क्रिटिकल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया गया है। तो तीनों बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। 87 में आते हैं, परमानेंट लोक अदालत के बारे में बताना है। ओनली अ पर्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट जज है वही यहाँ पे चेयरमैन बन सकते हैं परमानेंट लोक अदालत के। सेकंड है कि परमानेंट लोक अदालत जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट क्या है। फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखो कि कोई भी पर्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट जज है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है और जुडिशियल ऑफिसर रैंक भी है, हायर रैंक में भी है, तो वो यहाँ पे चेयरमैन बन सकते हैं। तो ये जो ओनली लिखा गया ना ये यहाँ पे दिक्कत कर दिया, पहली यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकंड की अगर बात करूँ तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है इसी के तहत इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है परमानेंट लोक अदालत को। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 88 में आते हैं, आपको बताना है कि कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल क्या है। माइट्स एंड ह्यूमन, एपीफाइटिक प्लांट, हर्मिट क्रैब, और जो सी एनिमल्स है, या फिर कैटल एग्रेट्स। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है ये बताना है। तो देखिए कमेंसलिज्म एक टाइप ऑफ, ये आप 5 तरीके का पढ़ लीजिएगा, एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म। तो ये सब हम लोग देखते ही रहते हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व किए कोई ना कोई आते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल इसका जो बताया जा रहा है ये सारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो देखिए कमेंसलिज्म में क्या होता है, अगर दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में देखा जाता है तो एक को बेनिफिट होता है प्लस और दूसरा अनअफेक्टेड होता है तो ज़ीरो। तो इस तरीके से देखा जाता है, तो एक दूसरे को जो खाते हैं इस हिसाब से, तो माइट्स और ह्यूमन है, और एपीफाइटिक प्लांट है, और ये हर्मिट क्रैब्स है, सी एनिमल्स है। देखिए इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे थ्योरी आपको बताना होगा, तभी आप ये सारी चीज़ें समझ पाओगे, तो यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसकी जो आंसर शीट मिली है उस PDF में आप लोग इसका ज़रूर आंसर देख लीजिए, और जो 5 टाइप्स के यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप दिखाया जाता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इन्वायरमेंट में, तो उसको आप लोग ज़रूर कवर अप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंट की जो शंकर IAS की अकेडमी बुक है उसमें भी आपको पता चल जाएगा। 89 में आते
पब्लिक डेट जो इंडिया में है वो सिर्फ यहाँ पे मार्केट बोरोविंग है सरकार की। सेकंड है कि एट प्रेजेंट पब्लिक डेट अगर इंडिया में देखें तो इसको पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी जो कि काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वो इसको मैनेज करते हैं। बताइए करेक्ट कौन सा है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि पब्लिक डेट जो होता है जिसमें सरकार की भी डेट इंक्लूड होती है, हम जैसे इंडिविजुअल सिटीजन्स की भी डेट इंक्लूड होती है, तो इसको यहाँ पे पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी के अंदर नहीं लाया जाता है, इसको डायरेक्टली आरबीआई मैनेज करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट भी कहा जा रहा है कि सिर्फ यहाँ पे सरकार की जो बोरोविंग है वही यहाँ पे इंक्लूड होती है, तो ये भी तो गलत हो गया। देखिए पब्लिक डेट कहने का मतलब क्या है कि इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी डेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका लिया जा रहा है, तो ये दोनों आता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट बोरोविंग होगा, तो दोनों तो इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बट आप देखिए इंडिया में टोटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ होती है वो 3 कैटेगरी में होता है। एक तो इंटरनल डेट यानी कि हमारे इंडिया में जिस तरीके से वो उधार लेते हैं, एक्सटर्नल डेट है, पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज़ है, तो ये 3 तरीके से ही होता है। और रहा बात पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी की, तो एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाया गया है जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी यहाँ पे लाइबिलिटीज़ है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उसको वो मैनेज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। जो टर्म है मेडिकेन्स, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये है क्या। देखिए इस तरीके के टर्म से पूछ लिया जाता है, तो अगर आप थोड़ा भी अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि ये किस फील्ड से है, तो ये इस तरीके की क्वेश्चन सबसे ईजी होती है पूरे पेपर में। क्या ये साइक्लोन था, या फिर ये आपका शॉर्ट लिव चेंज देखने को मिला मून के कलर में, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ये शुगर केन है, या फिर कोई ऐप है जो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो देखिए कोई ऐप तो है नहीं क्योंकि कोविन ऐप चल रहा है, और जीएम क्रॉप की बात करें तो शुगर केन से रिलेटेड अभी कोई बात नहीं हो रही है, और ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट द करेक्ट आंसर इज़ ए, क्योंकि एक साइक्लोन था जो कि मेडिटेरियन सी के पास था, इसलिए इसका नाम मेडिकेन्स है। और क्योंकि मेडिटेरियन हरिकेन्स कहा जा रहा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मेडिकेन्स कहा गया है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म लाइक साइक्लोन था जो कि ऑब्जर्व किया गया है मेडिटेरियन सी के पास। अगर ये इंडियन ओशन में होता तो नाम से ही आप पकड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि ये बाहर का है, हमारे दूर से है, तो इसलिए इसके इस तरीके से नाम दिया गया है। अब देखिए अगेन है ब्रीथ प्रिंट, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है। क्या ये मेथड है जिससे कि कोविड-19 के पेशेंट को डिटेक्ट किया जाए, या फिर डिवाइस है जिससे कि जो अल्कोहल का लेवल ब्लड में कितना है उसको डिटेक्ट किया जाए, या फिर मेथड है जिससे कि अल्सर कॉजिंग जो गैस्ट्रिक पैथोजेंस है उसको डिटेक्ट किया जाए, या फिर डिवाइस है जिससे कि हम लोग लेवल ऑफ पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके। सो व्हाट इज़ दिस ब्रेथ प्रिंट। तो ब्रेथ प्रिंट जो है एक मेथड है जिससे कि हम लोग अल्ट्रा कॉजिंग जो गैस्ट्रिक पैथोजन है उसको हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट कर सके। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 92 में आते हैं फोक डांस एंड स्टेट ऑफ ओरिजिन। तो होजागिरी आंध्र प्रदेश, छिरोव मिजोरम एंड कामसेल ये कर्नाटक। तो कौन सा करेक्ट है ये बताना है। होजागिरी जो है एक फोक डांस है जो कि आपका त्रिपुरा का है, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छेरो डांस जो है ये नॉर्थ ईस्ट का है, मिजोरम का। कामसेल डांस जो है ये हमारा बैंगलोर कर्नाटक का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 93 में। विथ रेफरेंस टू नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, फर्स्ट है यहाँ पे कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओके, सेकंड है कि 6 मंथ के विदिन जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो पॉलिटिकल पावर को ज्वाइन कर सकते हैं बिना डिस्क्वालीफाई हुए। ओके, थर्ड है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, तो वो यहाँ पे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए नॉमिनेटेड मेंबर की जो कहानी है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शंस आप देख लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही हम लोग आते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है ना, तो उसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। इवन स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते। तो यहीं पे आपका इनकरेक्ट हो गया, और फर्स्ट जैसे ही इनकरेक्ट हो गया आपका आंसर तो ऐसे ही निकल कर आ गया। ठीक है, तो कितनी बेसिक सी चीज़ आपसे मांगी जा रही है कि आपको इतना तो पता होना चाहिए। आर्टिकल 80 है जिसमें ये कहा गया है कि हमारे राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होने चाहिए जो कि अपने अपने फील्ड में एकदम दिग्गज हो, और इनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करके लाया जाता है। 6 महीने के विदिन जो नॉमिनेट मेंबर है वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ईदर हाउस के, वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि जब प्रेसिडेंट को हटाना होता है तो उस समय लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड और जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इम्पीचमेंट के टाइम में स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को यहाँ पे अधिकार नहीं है वोट करने का, लेकिन हाँ जब प्रेसिडेंट को लाना होता है तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर आते हैं और नॉमिनेटेड नहीं आते। नॉमिनेटेड क्यों यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट करके आते हैं, तो मे बी वो फेवर कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो इसलिए उनको नहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट आते हैं 1920 में फॉर्म हुआ है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी 100 ईयर्स अभी कंप्लीट हो गई। तो करेक्ट बताना है। ये वाइडली रिगार्ड किया गया कि फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन है इंडिया में,
और ये फॉर्म किया गया था जिससे कि आप देखो ILO को लीग ऑफ नेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। थर्ड है कि अप्रिशिएटिंग द यूनियन एज द नीड ऑफ आवर, महात्मा गांधी ने फर्स्ट सेशन को अटेंड किया था। तो इसके बारे में करेक्ट आपको बताना है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, इस तरीके से ऑप्शंस है। देखिए थर्ड स्टेटमेंट की ही बात करूँ तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जो महात्मा गांधी है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए थे फर्स्ट सेशन का, ठीक है। उनका रिजर्वेशन था, वो ही हैड रिजर्वेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म जो कि ट्रेड यूनियन का था। तो इनके द्वारा तो ये भी कहा गया था कि ये प्री मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है। तो थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, तो एक ऑप्शन हमारा गया। साथ ही अगर हम लोग सेकंड देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो फॉर्म किया गया था ये आपका इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी दी गई थी। तो सेकंड वन इज़ करेक्ट। बट अगर फर्स्ट की हम लोग बात करें तो ये जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्रेड ग्रुप था इंडिया में, ये मद्रास लेबर यूनियन था जो कि 1918 में बनाया गया था और वो PV वाडिया के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो 1920 में बनाया गया था, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था, ये आप लोग देखो कि हर साल इसकी सेशन होती थी। तो ऐसा नहीं है कि वाइडली रिगार्डेड फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्रेड है, ये इसको पूरी तरीके से फर्स्ट नहीं माना गया था क्योंकि इससे पहले कौन सा था, तो मद्रास लेबर यूनियन था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 95 में। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी कि जो भी गवर्नर है और प्रेसिडेंट है उन वो जब भी अपने कार्यकाल में है तो उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगा किसी भी कोर्ट में। सेकंड है कि नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट, यानी कि इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है उनकी इम्पीचमेंट और जो अरेस्ट है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो किसी कोर्ट के द्वारा नहीं इशू किया जाएगा। तो देखिए ये सारी प्रिविलेजेस दी जाती है, हमारे जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उनको प्रिविलेजेस दी जाती है। तो चाहे वो सेंटर में प्रेसिडेंट हो, स्टेट में गवर्नर हो, उन दोनों को इस तरीके से प्रिविलेजेस दी गई है कि जब वो अपने कार्यकाल में होंगे तब उनको जो है किसी भी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाया जाएगा, ना ही जो है इम्प्रीजमेंट की बात की जाएगी। मैं इम्पीचमेंट बोल दी थी क्या, उनकी जेल भी नहीं हो सकती। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। फाइन। 96 में आते, जो वर्ड कैबिनेट है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड है कि यूनियन कैबिनेट जो है वो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के। थर्ड है कि जो डिसीजन होता है यूनियन कैबिनेट का वो बाइंडिंग होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ओके, देखिए जो कहा जा रहा है कि कैबिनेट कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है, तो ये तो बहुत गलत बात है कि नहीं। संविधान में तो आपको देखने को मिलेगा कि कैबिनेट का तो मेंशन किया गया है। अगर नहीं कैबिनेट का मेंशन किया गया है तो आर्टिकल 75 क्या है आप देखो, या फिर आर्टिकल 352 जिसमें कि डिफ़ाइन किया गया कि कैबिनेट यानी कि ये काउंसिल होगा जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर होंगे और अदर मिनिस्टर होंगे जो कि कैबिनेट रैंक के होंगे, जो कि आर्टिकल 75 के तहत इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो 352 में ही आपका बाकायदा रखा गया है कैबिनेट को, तो ये तो गलत हो गया। और ये जैसे ही गलत हो गया फिर आंसर हमारा निकल कर आ गया, है कि नहीं। इट्स सो ईजी, बेसिक चीज़ें हैं कि कैबिनेट है कि नहीं है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड की बात करूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि यूनियन गवर्नमेंट जो यूनियन कैबिनेट जो है वो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, एंड जो डिसीजन है यूनियन कैबिनेट का ये बाइंडिंग होता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मानना ही पड़ता है इनकी जो भी डिसीजंस होती है। अब आते हैं एम्ब्रॉयड ट्यूनिंग के बारे में। ये देखिए टेक्नोलॉजी है, इट मीन्स कि यहाँ पे ट्विंस जो है वो फॉर्म होते हैं आर्टिफिशियल माइक्रोसर्जिकल ट्विनिंग ऑफ एम्ब्रॉय से और ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से। सेकेंड है कि एम्ब्रॉयड ट्यूनिंग जो है ये चांसेस ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन को इंक्रीज़ करते हैं और ओवरऑल जो लाइकलीहुड है प्रेगनेंसी का वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे आपको बताने की करेक्ट क्या है, एम्ब्रायो स्प्लिटिंग भी आप सुने होंगे और एम्ब्रायो ट्विनिंग, ये सब एक ही वर्ड है। इसका मतलब है कि ट्विंस को फॉर्म करना और मल्टीपल, जो कि हम लोग आर्टिफिशियल माइक्रोसर्जिकल के थ्रू यहाँ पे एम्ब्रॉय जो होते हैं उसमें ट्विंस को फॉर्म करने के लिए इस तरीके का टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। और इससे तो हमें यही समझ में आ रहा है ना कि इम्प्लांटेशन जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाया और ओवरऑल जो लाइकलीहुड है यानी कि प्रेगनेंसी जो है उसकी चांसेस बढ़ सकती है। आज के डेट में आप देखो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ जो प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे यहाँ जब टेक्नोलॉजी है तो उसका बढ़ चढ़ के इस्तेमाल किया जा रहा है। 98 में आते हमारे संविधान में पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया कि वो स्टेट लिस्ट के कोई भी लिस्ट से जो है वो कानून बना सकते हैं। तो किस सर्कमस्टांसेस में बना सकते हैं ये आपको बताना है। जब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो, सेकंड है कि जब प्रेसिडेंट रूल हमारे राज्य में इम्पोज हो गया हो, या फिर जब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट और कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करना है, या फिर तब जब स्टेट लेजिस्लेचर जो है रेजोल्यूशन पास कर दे और पार्लियामेंट को ये रिक्वेस्ट करे कि आप लॉ बनाइए वो भी स्टेट लिस्ट में।
तो चलिए बहुत दुविधा वाली क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, ये आपका जैकपॉट है, तो चलिए ये आप लोग ज़रूर इसको ऑप्ट कीजिए। तो देखिए जब नेशनल इमरजेंसी होता है तो ऑब्वियस है कि पार्लियामेंट जो है वही कानून बनाते हैं, और स्टेट लिस्ट में भी जो भी सब्जेक्ट होते हैं उससे भी रिलेटेड अगर कानून बनाना होता है तो पार्लियामेंट बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो नो डाउट। सेकंड भी तो नो डाउट होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल होता है तो उस समय स्टेट लेजिस्लेचर काम नहीं करते हैं। उस समय अगर राज्य में कोई कानून लाना होता है तो वो भी पार्लियामेंट के द्वारा ही लाया जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जहाँ है, 2 ऑप्शन आपका कट गया है कि नहीं, कितना आसान हो गया। थर्ड है कि जब इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट और कन्वेंशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तब यहाँ पे जो है लॉ बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड तो कॉमन है। फोर्थ है कि जब यहाँ पे आप देखो कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रिजोल्यूशन पास करे और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करे कि आप जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो लॉ जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप कानून बनाओ, तो ये हो सकता है। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। वन गो में तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जब एक स्टेट के नहीं, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर जब इस तरीके का रिजोल्यूशन पास करेंगे और वो ये डिमांड करेंगे कि पार्लियामेंट जो है इस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे वो कानून बनाए, तभी हो सकता है। एक अकेला राज्य ये नहीं कह सकता है, अकेला राज्य रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे वर्ड प्ले, और इसको रिमूव कीजिए और आंसर आ गया हमारा ए। फाइन। अब आते हैं यहाँ पे 99 में, ये 98 था ना, हाँ। एमजी नरेगा के बारे में बताना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। फर्स्ट है कि यहाँ पे एटलीस्ट 100 डेज़ का गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है फिनेंशियल ईयर में हर एक हाउस होल्ड में जहाँ पे एडल्ट मेंबर जो है वो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क में। सेकेंड कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये आपका किसी को भी 15 किलोमीटर जहाँ पे भी वो रहते हैं उनके 15 किलोमीटर एरिया के अंदर ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। थर्ड कि एज़ पर द कानून अगर देखें तो एप्लीकेंट जो है वो अनएम्प्लॉयड अलाउंस उनको दिया जाता है, अगर उनको 15 डेज़ में काम अलॉट नहीं किया गया तो उनको पैसे मिलने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप करेक्ट बताइए, देखिए ऑप्शंस देख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो बिल्कुल सही है। एमजी नरेगा में क्या है कि 100 डेज़ की आपको गारंटी जॉब दी जाती है हर एक घर में जिसमें एडल्ट मेंबर जो है वो यहाँ पे अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं, स्किल्ड नहीं अनस्किल्ड। फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, तो चलिए एक ऑप्शन हमारा गया। सेकंड में आते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि 15 किलोमीटर के अंदर ही आपको यहाँ पे काम दिया जाएगा, तो थोड़ा सा ये जो बात है ना ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो 5 किलोमीटर के अंदर ही यहाँ पे बात की जाती है, और मिनिमम वेजेस जो है वो यहाँ पे किया जाए। अभी 202 है, 180 था लेकिन 20 रुपया बढ़ाया गया, तो 22 रुपया बढ़ाया गया, तो ये 202 हो गया। तो ये 50 नहीं, ये 5 किलोमीटर है, और जैसे ही आप सेकंड एलिमिनेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। और 15 डेज़ में अगर आपको काम नहीं मिलता है लेकिन आपको पैसे मिलने लगेंगे, इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है। 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्योंकि आप देखे थे कि आसाम में फ्लड आ गया था, उसके कारण बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी वहाँ पे, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नॉट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो सदर्न, और दिहांग रिवर जो है वो नदन में है इस नेशनल पार्क के। सेकेंड है कि यहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको वाइल्ड वाटर बफेलो की देखने को मिलेगी। थर्ड है कि इंडिया का ओनली जो गोल्डन टाइगर है वो यहीं पर रिसाइड करता है। तो बताना है कि करेक्ट क्या है। देखिए अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र रिवर आपका साउथ में है, दिहांग रिवर आपका नॉर्थ में। क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये नहीं करेक्ट है, ओके। ये पार्क में आप देखो कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि नदन में है और ईस्टर्न में है, और जो यहाँ पे आपका दिपलू और जो मोरा दांसरी है ना वो आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपका ये सदर्न में है, मिपलू मिपलू मनी दिपलू और मोरा दिपलू, ठीक है, ये सदर्न में। तो ये गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, तो फर्स्ट की ही डिमांड है। थर्ड देखिए बिल्कुल करेक्ट है कि इंडिया का जो गोल्डन टाइगर जो है ना वो काजीरंगा में ही है, तो ये थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, इसको भी हटाइए। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वाइल्ड वाटर बफेलो का वो भी आपको यहीं पे मिलेगा, तो ये भी करेक्ट है, इसको भी हटाइए। और इनकरेक्ट सिर्फ ए है। तो ये देखिए काफ़ी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हम लोग जो डिस्कस किए थे PT 365 इन्वायरमेंट की लेसन, उसमें हम लोग देखे थे जितने भी नेशनल पार्क न्यूज़ में रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को हमने डिस्कस किया, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और उसमें इस तरीके से आपका बताया गया है कि किस नेशनल पार्क में कौन सी रिवर फ्लो होती है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सारी चीज़ें बताई गई है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया गया, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। फाइन, तो चलिए आज के लिए इतनी ही रखते हैं। और हाँ, वाइल्ड बफेलो की बात करूँ तो आज की डेट में ये इसकी IUCN स्टेट लिस्ट में जो है इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में रखा गया है, ठीक है। चलिए काफ़ी हो गया, 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, और फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। कैसा रहा आप लोग का, आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ज़रूर रीड करती हूँ।
तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो डोंट बी सैड, आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने देखनी है कि कहाँ आपका वीक पोर्शन है, कौन से सब्जेक्ट में आपकी पकड़ नहीं है, किस सब्जेक्ट की आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। और अगर पढ़े हो फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको वहाँ पे लैक ऑफ रिवीजन है। रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए इसी तरीके से। अपना ख्याल रखिए क्योंकि केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो ख्याल रखिए और टेस्ट को भी आप लोग देते रहिए। देखिए प्रीलिम्स हो या ना हो, लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग इसी तरीके से लगे रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट सेकंड के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।